नमस्कार साथियों, क्विक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस चैनल में एनसीईआरटी का वीडियो सीरीज चल रहा है, इस कड़ी में आज हम कक्षा 6 के अध्याय 3 के बारे में जानेंगे। भोजन संग्रह से उत्पादन तक। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने पाषाण युग के बारे में पढ़ रहा था, उसमें हमने पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिए और कुछ नया सीखिए। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मध्य पाषाण काल के दौरान बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया था। बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। नव पाषाण काल के दौरान खेती और पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। खेती और पशुपालन की शुरुआत होती है नव पाषाण काल के दौरान। तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि खेती और पशुपालन की शुरुआत नव पाषाण काल के दौरान होती है। यहाँ पे बात आया खेती की, तो आपको पता होना चाहिए कि खेती यानी कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। इसके बाद जौ का नंबर आता है। उसी प्रकार अगर हम पशुपालन की बात करें तो सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। जो जानवर सबसे पहले पालतू बनाया गया था वो कुत्ता का पूर्वज था। इसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। इसके बाद पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ बकरी आते हैं। तो हमने जाना कि नव पाषाण काल के दौरान खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। खेती के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है। उसके बाद जौ आते हैं। उसी प्रकार पशुपालन में पालतू बनाए गए सबसे प्राचीन जानवर कुत्ता है। उसके बाद भेड़ बकरी के नंबर आते हैं। अगला है औजार। पाषाण काल पत्थर के औजारों की विशेषता बतलाता है। हमने पूरा पाषाण काल के औजारों को देखा, मध्य पाषाण काल के औजारों को देखा। हमने देखा कि पूरा पाषाण काल के औजार काफी बड़े होते थे। मध्य पाषाण में ये औजारे छोटे होने लगे, जिसको माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाने लगा। नव पाषाण काल के दौरान औजारों की धार को और अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। क्या चढ़ाई जाती थी? औजारों के ऊपर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। औजारों के ऊपर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यह पॉलिश क्यों चढ़ाई जाती थी? ताकि औजार और अधिक पैना यानी धारदार हो सके। तो यह नव पाषाण काल के दौरान औजारों में परिवर्तन आया। औजार और अधिक धारदार और पैना हुए, इनमें पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अगला बात करते हैं मिट्टी के बर्तन। नव पाषाण युग के पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे मिट्टी के बर्तन। आपके दिमाग में आता होगा कि इस मिट्टी के बर्तन का किस किस प्रकार प्रयोग किया जाता रहा होगा। इन मिट्टी के बर्तनों का जिस प्रकार लोग अब कृषक बन गए थे, तो फसलों के
अनाजों का संग्रह करने के लिए हमें मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी इन बर्तनों पर अलंकरण भी किया जाता था। आगे हम देखते हैं नवपाषाण काल से संबंधित स्थल। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नवपाषाण काल के युग से संबंधित स्थल आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये सारे नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। हम एक एक करके इन सभी स्थलों को डिटेल से समझेंगे। इससे रिलेटेड स्थलों को डिटेल से समझेंगे, यानी कि नवपाषाण युग से संबंधित स्थलों को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, बुर्ज होम ये कहाँ पर है? कश्मीर में। जैसा कि आप अपने मैप में देख पा रहे होंगे, ये कश्मीर में है बुर्ज होम। यहाँ से हमें गर्तवास मिला है। यानी यह क्या है? यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, यहाँ के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। आप अपने मैप में बुर्ज होम को देख सकते हैं। यह नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। अगला है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। यह काफी महत्वपूर्ण नवपाषाणिक पूरा स्थल है, इसलिए आपको इसे विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं मैप में, ये पाकिस्तान में है। आपको बता दें कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा और समतल स्थान है। आपको बता दें कि मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना प्रारंभ किया था। जौ गेहूं उगाना प्रारंभ किया था, यानी कि उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि की शुरुआत मेहरगढ़ से हुई थी। इसके अलावा मेहरगढ़ से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। यहाँ से आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। मेहरगढ़ से हमें आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मेहरगढ़ से हमें कब्र में मानव के कंकाल के साथ कुछ पशुओं के कंकाल, साथ ही कुछ अन्य सामाने रखे हुए मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। इसीलिए मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिली है। मेहरगढ़ से हमें ऐसी कई कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था।
एक कब्र में ऐसा साक्ष्य मिला जिसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेहरगढ़ से ऐसे कब्र के साक्ष्य मिले हैं जहां पे मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। अगला महत्वपूर्ण पूरा स्थल है दाऊजली हेडिंग। दाऊजली हेडिंग जैसा कि आप अपने मैप में देख पा रहे होंगे, यह असम में है। किस स्टेट में है? यह असम में है। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ से हमें खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। यहाँ से हमें खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इन उपकरणों से इतिहासकारों को यह पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। संभवतः वैसे उपकरण मिले होंगे जिसका प्रयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता था, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती किया करते थे। यहाँ से जेराइट पत्थर के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से जेराइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। यहाँ से कास्ट यानी कि अति प्राचीन लकड़ी जो कि कठोर होकर पत्थर बन गई के औजार और बर्तन भी मिले हैं। कास्ट यानी कि अति प्राचीन लकड़ी जो कि समय के साथ पत्थर हो गई और कठोर बन गई, उसके औजार और बर्तन मिले हैं। कास्ट के औजार और बर्तन मिले हैं। तो हमने इस उपमहाद्वीप के प्रमुख नौपाषाणिक स्थलों का जिक्र किया है। इन सब के अलावा उपमहाद्वीप के बाहर एक प्रमुख नौपाषाणिक स्थल का जिक्र किया गया है। यह है चताल ह्यूग। चताल ह्यूग यह तुर्की में है। किस स्थान में है? यह तुर्की में है। यह नवपाषाण काल के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक है। यह नवपाषाण काल के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। इन सब के अलावा इस चैप्टर में जनजाति का भी जिक्र किया गया है। जनजातियों के बारे में यह कहा गया है कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी। पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि जनजातियों में संपत्तियों का एकाधिकार जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। संपत्तियों पर सभी का सामूहिक रूप से अधिकार हुआ करता था, जिसका उपयोग सभी एक साथ करते थे। इसके अलावा यह बताया गया है कि इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। इसीलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच खास अंतर नहीं होता, इसलिए यह अन्य समाजों से भिन्न होता है। तो यह था कक्षा 6 के इतिहास के अध्याय 3 की जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी आपको एनसीईआरटी वीडियो सीरीज की कड़ी में नए चैप्टरों की जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।